था आपका एक बार फिर से इस नई वीडियो में। दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए एक नई वैकेंसी की अपडेट निकल के आई है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, किस प्रकार से एक्स सर्विसमैन का इसमें रिजर्वेशन रहेगा, इसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है और बाकी सभी चीज़ों को भी इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। दोस्तों, सैनिकों से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन निकला है। जो भर्ती है ये आरआरबी की तरफ से निकाली जा रही है, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये वैकेंसी निकली है सेक्शन कंट्रोलर की। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है नॉर्मली जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन के द्वारा भरी जाती थी, लेकिन काफ़ी टाइम बाद की ये वैकेंसी निकल रही है। तो ये आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्स सर्विसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 सितंबर 2025 से स्टार्ट होंगे। फॉर्म्स को फिलअप करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 अक्टूबर 2025 रहेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो जैसे मैंने बताया, जो पोस्ट का नाम है वो सेक्शन कंट्रोलर है और इसका जो पे लेवल रहेगा एज पर 7 CPC, वो पे लेवल 6 में रहेगा। आपकी जो स्टार्टिंग जो बेसिक रहेगी वो 35,400 रहेगी। इसके अलावा आप मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A2 होना चाहिए। एज की बात करें तो 20 से लेकर के 33 वर्ष रखी गई है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। और एक्स सर्विसमैन को जो छूट है उसके बारे में हम आगे बातें करेंगे। और जो टेंटेटिव वैकेंसी यहाँ पर बताई जा रही है 368 बताई जा रही है, लेकिन इनको और बढ़ाया जा सकता है। रेलवे के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जाता है जो एक्स सर्विसमैन को, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंतर्गत आता है। इसमें दो कैटेगरी, एक तो एक्स सर्विसमैन और एक जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWD को इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है। तो जो 10% रिजर्वेशन है वो यहाँ पर रहता है एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर एक और बात बताई गई है कि यहाँ पर जितने भी आपकी जो आगे जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, उसमें सभी जगह के ऊपर आपको आधार से वेरीफाई किया जाएगा। आपकी जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपके जो फिंगरप्रिंट है। तो इन जो कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि जो लोग भी अप्लाई करें उनको अपना जो आधार है वो लेटेस्ट अपडेट कर लेना है। आधार के अंदर आपकी जो फोटो है लेटेस्ट होनी चाहिए और आपके जो बायोमेट्रिक्स है वो भी आप लेटेस्ट उसको अपडेट करवाएंगे, तो आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए जैसे मैंने बताया 20 से लेकर के 33 वर्ष जो एज है वो रखी जाती है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन है उनको अपनी प्रेजेंट जो एज है उसमें से सेना की सर्विस को माइनस करना है, 3 साल और माइनस करना है। इसी प्रकार से OBC को 6 साल और माइनस करना है और SC/ST को 8 साल और माइनस करना है। और उस कैलकुलेशन करने के बाद जो उनकी एज है वो 33 वर्ष से कम होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर जो अभी जो नोटिफिकेशन निकाला गया है ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। अभी जब 15 सितंबर से पहले एक और जो डिटेल नोटिफिकेशन निकाला जाएगा जिसको कि CN नंबर 404/2025 के नाम से निकाला जाएगा, तो वहाँ पर सभी चीज़ों को डिटेल में दिया जाएगा। तो कैंडिडेट को बताया गया है कि अप्लाई करने से पहले उसको भी एक बार जरूर पढ़ लें। वैसे हम एक और वीडियो लेके आएंगे जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो सभी चीज़ों को हम गहराई से समझेंगे और एक्स सर्विसमैन के लिए मेनली क्या क्या चीज़ें इसमें अलग से आती हैं वो सभी भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं फीस की। तो एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर 250 रुपये की फ़ीस रखी जाती है और वो भी रिफंडेबल है। अगर आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो फिर आपको फ़ीस रिफंड हो जाती है। सर्विंग सोल्जर्स की बात करें, जो लोग सेना में नौकरी कर रहे हैं और एक्स सर्विसमैन कोटे में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको फिर अगले साल 2026 में सितंबर 2026 से पहले सेना से रिटायर होना होगा, तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अभी हालांकि डिटेल जो नोटिफिकेशन नहीं आया है किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होगा, लेकिन बेसिकली मान के चलिए क्योंकि जो रेलवे के एग्जाम होते हैं वहाँ पर CBT होता है, DV होता है, मेडिकल होता है, बीच में एक कंप्यूटर का एक अलग से टेस्ट होता है किसी पोस्ट के लिए। तो हो सकता है कि इस पोस्ट के लिए भी वो टेस्ट करवाया जाए। अदरवाइज आप मान के चलिए कि आपका CBT होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। दोस्तों, अभी देख लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट का एड्रेस दिया गया है तो यहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी RRBs के अंदर वैकेंसी आएंगी, तो जो भी आपका जो RRB है जो आपको शूट करता है आपके नज़दीक है तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक बार जिस RRB में आप चले जाते हैं तो आपकी जो पोस्टिंग है लगभग उसी RRB में रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम सेम स्टेशन के ऊपर ही आपकी इसमें पोस्टिंग रहती है, आपको किसी दूसरी जगह इसमें नहीं जाना पड़ता है। तो जो लोग भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इसमें इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि आपकी जो पोस्टिंग है वो सेम जगह के ऊपर ही रहेगी। दोस्तों, जो प्रोफाइल की बात करें तो ये जो सेक्शन कंट्रोलर का जो पोस्ट होता है वो इक्विवेलेंट होता है स्टेशन मास्टर के पोस्ट के। हालांकि जो पे लेवल भी काफ़ी बढ़िया है और बाकी मिलने वाली फैसिलिटीज़ भी अगर बात करें रेलवे एम्प्लॉयज़ को तो इनको काफ़ी अच्छी खासी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं। साथ ही इनका जो प्रमोशन होता है वो भी काफ़ी फास्ट होता है, 2-3 साल में ये अगले लेवल के ऊपर चले जाते हैं।
दोस्तों जो प्रोफाइल की बात करें तो इनको जो एक कंट्रोलर का जो भूमिका निभानी पड़ती है, इनके नीचे जितने भी स्टेशन होते हैं वहाँ पर सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास रहती है, यानी सभी स्टेशन मास्टर से कोऑर्डिनेट करना, सभी गाड़ियों का आना जाना, ये सब चीज़ें इसमें देखनी पड़ती है। हालांकि खाली काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसीलिए ही इसको इतनी अच्छी पे ग्रेड में रखा गया और प्रमोशन के चांस इसीलिए इसको दिए गए हैं। इसमें बताया जाता है कि 6 घंटे की इसमें ड्यूटी रहती है और उसके अलावा अगर आपको काम करना अगर पड़ता है तो काफ़ी अच्छा खासा ओवर टाइम भी इसमें आपको मिलता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो सैलरी वाइज और जो डेजिग्नेशन वाइज ये काफ़ी अच्छी पोस्ट इसको मानी जा सकती है। जो लोग भी ग्रेजुएट हैं वो सारे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के बारे में इसमें अभी कुछ नहीं बताया गया है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। बाकी अगर डिटेल नोटिफिकेशन में, क्योंकि रेलवे के जॉब्स के अंदर कई जॉब्स के अंदर उसको वैलिड माना जाता है, तो जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 15 सितंबर से पहले तो वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट जिनके पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है नॉर्मल अगर बाहर से यूनिवर्सिटी से, तो आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी जॉब के बारे में। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे मेरे साथ इसी